हेलो एंड वेलकम टू ब्लेड लर्नर। आई एम सुधांशु एंड स्वागत है आप सभी का क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 2 किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स के एमसीक्यू सीरीज के चौथे सेशन में। अभी तक हमने 3 सेशन ऑलरेडी कर लिया है। पहला, दूसरा और तीसरा सेशन अगर आपने नहीं देखा अब तक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों ही सेशन का लिंक हमने दे दिया है, उसको जाके देखें। एंड फर्स्ट जो चैप्टर था आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन वाला, उस पर भी हमने 5 एमसीक्यू सेशन लिए हैं एंड कुल मिला के भी 100 एमसीक्यूज को सॉल्व किया है, अलग अलग कैटेगरीज के, अलग अलग टॉपिक्स के, जिसमें आपके सर्च एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चंस हैं, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं, एग्जर्व बेस्ड क्वेश्चंस हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वन लाइनर एमसीक्यूज हैं, मैच द फॉलोइंग्स हैं। सारी ही टॉपिक को एंड सारी कैटेगरी को हमने कवर करा है, तो डू चेक आउट दोज वीडियोस टू, उनका भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। अब आगे शुरू करते हैं एमसीक्यू धमाका सीरीज के चौथे सेशन को, क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 2 विद द लेवल 1। लेवल 1 के साथ शुरुआत करते हैं। जो भी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए कि लेवल 1 में हमारे पास 10 वन लाइनर एमसीक्यूज होते हैं। 10 वन लाइनर एमसीक्यूज या तो एक शब्द में आपको जवाब देना होता है, जवाब देना नहीं चुनना होता है, या एक सेंटेंस में आपको जवाब चुनना होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द 161th एमसीक्यू, क्योंकि अभी तक हमने 160 एमसीक्यू कर लिया है फर्स्ट चैप्टर एंड सेकेंड चैप्टर में, अभी तक जहाँ भी हम पहुंचे तक। So the question is कि the Jataka tales were written in which language? Dash मतलब which language? कि जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई थी? We have learned in the second chapter कि जो जातक कथाएं थी वो बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल है, बहुत ज़्यादा अहम हो जाती हैं जब हम अर्ली हिस्टोरिक पीरियड यानी कि 600 BC के बाद के कंट्री साइड के बारे में जानना चाहते हैं, लोकल पीपल के बारे में जानना चाहते हैं, इंडिविजुअल जो आम लोग थे उनके बारे में जानना चाहते हैं। तो ये जो कथाएं हैं उनसे जुड़ी हुई थी, चाहे ये जातक कथाएं हो, खासतौर पे जातक कथाएं, क्योंकि जातक कथाएं को भी, जातक टेल्स को भी आप एक बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर के तौर पे ले सकते हैं। इसमें बुद्धिज्म को ही सेंट्रलाइज किया गया है। इसे पंचतंत्र भी है, उनमें भी आप बहुत ज़्यादा गाँव के बारे में, कैसे सोसाइटी थी, कैसे इंडिविजुअल्स रहते थे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको किसी इंस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा। आपको इंस्क्रिप्शन में नहीं मिल सकता कि कैसे जो एक कपल है, पति पत्नी, उनके बीच संबंध थे, या कैसे दो पड़ोसियों के बीच संबंध होते थे, ठीक है, कैसे लोहार या सोनार अपना काम करते थे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो इंस्क्रिप्शंस वगैरह या बड़े बड़े टेक्स्ट में नहीं लिखी जाएंगी, वो छोटे मोटे ऐसे जातक टेल्स या पंचतंत्र की कहानियों इनमें डाली जाती थी। तो जातक कथाएं किन भाषाओं में लिखी गई है? हियर वी हैव द ऑप्शन संस्कृत, प्राकृत, तमिल एंड पाली। होप कि आप इसका सही जवाब देंगे। बहुत ही सोच समझ के आपको जवाब देना है। पहले आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है, देन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। संस्कृत, प्राकृत, तमिल या पाली, इन चारों में से किस भाषा में जातक कथाएं लिखी गई है? तो जहाँ तक जातक कथाओं की बात है, वी हैव टोल्ड यू कि दीज आर वन ऑफ द बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर। आप इसे एक बुद्धिस्ट ग्रंथ के तौर पे ले सकते हैं। एंड जातक कथा में ही तो वो कहानी है जो आप मगरमच्छ और बंदर की कहानी पढ़ते हैं कि बंदर और मगरमच्छ में दोस्ती होती है, वो उसको जामुन खिलाता है, फिर मगरमच्छ जब अपनी बीवी के पास जाता है तो वो इच्छा जाहिर करती है कि मुझे इस बंदर का हर्ट चाहिए, हृदय चाहिए, तो फिर वो उसको फुसला के लिए जाता है। देन फिर बंदर बहाना मार के पेड़ पे आएगा एंड इस तरीके से वो माऊ बनाता है मगरमच्छ को। तो ये जो कहानी है वो जातक कथा में ही है, जातक टेल्स में ही है। तो जहाँ तक बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर की बात है, जहाँ तक एंशिएंट बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर की बात है, आई एम टॉकिंग अबाउट 600 BC से फर्स्ट सेंचुरी CE तक, यहाँ तक जितने भी बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स लिखे गए हैं वो मोस्टली हीनियान बुद्धिज्म से प्रेरित होते थे, इन्फ्लुएंस्ड होते थे। एंड हीनियान बुद्धिज्म में कौन सी लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है? पाली लैंग्वेज को। हीनियान बुद्धिज्म में कौन सी लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है? पाली लैंग्वेज को। ऐसे ही जब आप महायान बुद्धिज्म पढ़ेंगे जो 78 BC के बाद जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, इसके बाद वो इमर्ज होता है, इसमें संस्कृत को ज़्यादा प्रेफरेंस मिली है, क्योंकि उस ज़माने में संस्कृत बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो चुकी थी। सो ये जो जातक कथाएं ये इनिशियल बुद्धिज्म के इनिशियल फेज में लिखी गई हैं, तो ये ऑब्वियसली पाली में ही लिखी गई होंगी। तमिल तो कोई ऑप्शन आता ही नहीं है। प्रकृत में लिखी सकती थी, लेकिन प्रकृत है क्या है ना, अगर पाटलिपुत्र की प्रकृत हो तो वो हो सकता है जो गांधार का आदमी हो उसको समझ में ना आए, या अगर गांधार के प्रकृत हो तो हो सकता है जो मालवा का आदमी है उसको भी समझ ना आए। सो इसलिए प्रकृत में ना लिखी गई थी। एंड संस्कृत हमने कहा था कि जो एंशिएंट ये अर्ली हिस्टोरिक पीरियड की जो शुरुआती की शताब्दियाँ हैं उनमें संस्कृत केवल ऑफिशियल यूज़ के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था, क्योंकि इसको पढ़ना और इसको लिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। सो द जातका टेल्स वर रिटन इन पाली लैंग्वेज, दैट इज द सिनेरियो। इन पाली लैंग्वेज में कौन सी स्क्रिप्ट यूज होती थी? ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ब्राह्मी स्क्रिप्ट वाज यूज्ड इन पाली लैंग्वेज। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म हैज बीन यूज्ड इन पाली टेक्स्ट टू डिजाइग्नेट स्मॉल पीजेंट्स एंड लार्ज लैंड होल्डर्स? की निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग पाली ग्रंथों में, पाली ग्रंथ आई एम टॉकिंग अबाउट, पाली ग्रंथों में छोटे किसानों एंड बड़े बड़े
जमींदारों को नामित करने के लिए किया गया है? किस शब्द का प्रयोग, किस टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया गया है? गणपति, सरदार, गृहपति या देशमुख? जब आपने कंट्री साइड के बारे में पढ़ा होगा, देहातों के बारे में पढ़ा होगा सेकेंड चैप्टर में, जो कि हमने लेक्चर में पढ़ा है, तो आप इन चारों ही टर्म से वाकिफ होंगे। गणपति टर्म का जो इस्तेमाल है वो भी इस चैप्टर में हुआ है, सरदार का भी इस्तेमाल हुआ है, गृहपति टर्म का भी इस्तेमाल हुआ है, और देशमुख टर्म का इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ है, दैट इज अपॉन यू टू रिमाइंड। आप इसको रिमाइंड करें एंड फिर सोच के अपना जवाब कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में हमें लिखें। जो भी लोग चैट बॉक्स में जवाब लिख रहे हैं, चैट बॉक्स में ज़रूर जवाब लिखें। अगर आप वीडियो प्रीमियट होते वक्त देख रहे हैं तो साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में भी अपना जवाब दे दें, ताकि वी कुड ट्रैक योर प्रोग्रेस एंड अगर कहीं गलत हो तो हम आपको सही कर सकें। एंड बाकी जो प्रीमियर होने के बाद देख रहे हैं उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कमेंट बॉक्स में जवाब देने के अलावा। तो होप कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। वन बाय वन करके ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। गणपति वाज द टर्म यूज्ड टू डिजाइग्नेट द चीफ्स ऑफ महाजनपद हुए ओलिगार्की, जो ओलिगार्की महाजनपद थे, जो कुलीन तंत्र महाजनपद थे, जहाँ पे 3-4-5 लोग या इंडिविजुअल्स मिलके कलेक्टिवली रूल करते थे। जैसे हमने वज्जी संघ को देखा था, मल्ल को देखा था, कंबोज को देखा था, वहाँ पे उन चीफ्स को कहा जाता था गणपति। मतलब जैसे वज्जी संघ में अगर 5 चीफ मिलके, 5 चीफ, वज्जी संघ है तो संघ को गण भी कहते थे, तो उस गण में 5 इंडिविजुअल है जो बिल्कुल मिला के सारे डिसीजन लेते हैं, सारी चीज़ों को लीड करते हैं। तो उस गण के जो चीफ है उनको क्या कहा जाएगा? गणपति। ठीक है। उसका सरदार, सरदार वाज अ टर्म यूज्ड टू डिजाइग्नेट द चीफ्स, जो छोटे मोटे चीफडम से निकल के आता है। जैसे चोलास भी एक ज़माने तक चीफडम था, बाद में एम्पायर बनता है। ऐसे ही पांड्या भी शुरुआत में चीफ ही थे, तो ये सब सरदार होते हैं, इसलिए सरदार टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। देशमुख भी एक टर्म है जो कि बड़े बड़े जमींदारों के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन ये मॉडर्न हिस्ट्री मिडाल एरा के बाद यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हम अर्ली हिस्टोरिक पीरियड के कॉन्टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं, तो देशमुख भी हमारा सही जवाब नहीं हो सकता। तो सही जवाब क्या होगा? गृहपति। हमने देखा था कि जो छोटे किसान होते थे एंड जो बड़े बड़े लैंड होल्डर्स होते थे, दोनों के लिए गृहपति टर्म का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि गृहपति मीन्स गार्डियन। गृहपति टर्म का इस्तेमाल न केवल छोटे किसानों एंड बड़े बड़े लैंड होल्डर्स के लिए किया जाता था, बल्कि गृहपति अगर एक हाउस होल्ड की बात करें तो जो उसका मुखिया उसको भी गृहपति नाम से ही पॉलिटिक्स में डिजाइग्नेट करा गया है। जैसे आपकी फैमिली के कोई गार्डियन होंगे, मोस्ट प्रोबेबली वो आपके पापा होंगे या आपकी मम्मी, तो उसके लिए भी गृहपति टर्म का इस्तेमाल किया गया है। सो गृहपति इज ऑल्सो यूज्ड टू डिजाइग्नेट द चीफ्स ऑफ हाउस होल्ड्स। तो गृहपति टर्म का इस्तेमाल स्मॉल पीजेंट्स एंड लार्ज लैंड होल्डर्स को डिजाइग्नेट करने के लिए पॉलिटिक्स में किया गया है। बाकी ये तीनों टर्म हमने देख लिया। देशमुख टर्म हमारा अर्ली हिस्टोरिक पीरियड का नहीं है, हालांकि ये भी जमींदारों को डिजाइग्नेट करने के लिए किया जाता था। देशमुख हो गया, राय हो गया, ये सारी चीज़ें करी जाती थी, लेकिन मॉडर्न इंडिया में, मिडाल इंडिया के खत्म होने के बाद। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज, अकॉर्डिंग टू संगम टेस्ट, अदिमई मीन्स, अदिमई क्या था? जब हमने सोशल कैटेगरी पढ़ी थी गांव में रहने वाले लोगों की, तो उसमें अदमी नाम का एक टर्म आया था, अनिमई, हिंदी में से अनिमई कहते हैं। तो अनिमई का मतलब क्या होता है? गुलाम, छोटे छोटे किसान या आर्मी में कमांडर जो कमांडर होते हैं, सिपा सालार होते हैं, एंड बड़े भूमिदार लार्ज लैंड होल्डर जमींदार, इन चारों में से किसको डिजाइग्नेट करने के लिए अनिमई शब्द का इस्तेमाल संगम ग्रंथों में करा गया है? संगम ग्रंथ आर द इम्पॉर्टेंट तमिल लिटरेचर, बहुत इंपॉर्टेंट तमिल लिटरेचर, बहुत ज़्यादा संगम टेक्स्ट है। कभी इस पर तफसील से वीडियो बनाएंगे, सिलापंडीकरम क्या है, कोवलन की कहानी क्या है, मदुरै का क्या इंपॉर्टेंस है, कांचीपुरम कैसे इतना फेमस था। सो होप कि आपने इसका भी जो जवाब है वो कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में दिया होगा। संगम ग्रंथों के अनुसार जो सोशल कैटेगरी थी, मतलब गाँव में 3 प्रकार से लोग विभाजित किए गए थे, एंड दैट वॉज अपॉन द एक्सेस ऑफ लैंड, किसके पास कितना लैंड था उस हिसाब से। तो पहली कैटेगरी आती थी वेल्लालार की, वेल्लालार जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड होता था। सोशल डिफरेंसेस कैसे ट्रैक किए जाएंगे? जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है, क्योंकि हड़प्पा में उन्हें कैसे देखा था, सोशल डिफरेंस कैसे ट्रैक किए गए थे? जो ज़्यादा महंगे सामानों को यूज़ करता था वो ज़्यादा अमीर माना जाएगा, जो ऑर्डिनरी सामान या डेली यूजेस के सामानों को यूज़ करता है वो गरीब माना जाएगा, कम पैसे वाला माना जाएगा। तो सोशल डिफरेंसेस को ट्रैक करने के हमारे पास सबसे आसान तरीका क्या होता है कि उसके वेल्थ को देखें, उसके एक्सेस को देखें, प्रॉपर्टी को देखें। सो वेल्लार वो लोग होते थे जिनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी होती थी, बहुत ज़्यादा ज़मीनें होती थी। उसके बाद संगम टेक्स्ट के अनुसार जो दूसरी कैटेगरी है दैट वाज ऑफ उज़हवार। उज़हवार ऐसे लोग होते थे जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी लेकिन उतनी नहीं होती थी, स्मॉल लैंड होल्डर्स। पाली टेस्ट में स्मॉल लैंड होल्डर्स एंड लार्ज लैंड होल्डर्स दोनों के लिए ही एक टर्म इस्तेमाल किया गया है गृहपति, लेकिन संगम टेक्स्ट में जो लार्ज लैंड होल्डर्स हैं उनको वेल्लालार कहा गया। ये बड़े भूमिधारक हमारा आंसर तो हो नहीं सकते, बिकॉज वेल्लालार टर्म यूज़ किया गया बड़े भूमिधारकों के लिए। उसके बाद उज़हवार टर्म जो है वो छोटे किसानों के लिए किया गया इस्तेमाल। एंड नेक्स्ट जो हमारा अदिमई, जिसको हिंदी में कहते हैं अनिमई, तो अनिमई जो है वो यूज़ किया गया गुलामों के लिए, लैंडलेस लेबर जिनके पास ज़मीनें नहीं होती थी, जो या तो उज़हवारों के यहाँ या वेल्लालारों के यहाँ काम करते थे, मजदूरी करते थे। तो संगम टेक्स्ट के अनुसार अनिमई का अर्थ होता है गुलाम, स्लेव्स। अदिमई मीन्स द स्लेव, उज़हवार मीन्स स्मॉल पीजेंट्स, एंड वेल्लालार मीन्स लार्ज लैंड होल्डर्स। वेल्लालार का जिक्र जब आप
विजयनगर एम्पायर पर जो चैप्टर है कुछ ही दिनों में आने वाली है उसको जब पढ़ेंगे तो इसका मतलब समझेंगे कि वेलालार का सपोर्ट जीतना सारे ही राजाओं के लिए, सारे ही एम्पायर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता था, बिकॉज दे वर सो रिच, क्योंकि इनके सपोर्ट के बिना साम्राज्य चल ही नहीं सकता था। सो आगे बढ़ते 164वें क्वेश्चन को देखते हैं। हु हैज़ रिटन हर्षचरित। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत 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 ईजी क्वेश्चन। एंड ये जो क्वेश्चन है वो आपके मेन टेक्स्ट में से नहीं आया है, सोर्स में से आया है, तो ये और लाजमी हो जाता है कि आप इसका जवाब ज़रूर दें, अटेम्प्ट ज़रूर करना आपको, चाहे उत्तर गलत हो या सही हो। क्या कालिदास ने लिखी है, क्या बाणभट्ट ने लिखी है, क्या हरिशेन ने लिखी है, क्या कलहन ने लिखी है। हर्षचरित किसने लिखी है एंड व्हाट इज हर्षचरित, किसके बारे में हर्षचरित लिखा गया है, किस हर्षचरित किसको रेफर करती है, किस एम्परर के लिए ये चीज़ें लिखी गई है। कालिदास ने लिखा है, बाणभट्ट ने लिखा है, हरिशेन ने लिखा है या कलहन ने लिखा है। जवाब सोच समझ के आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में। इसको ना तो कालिदास ने लिखा, क्योंकि कालिदास, पहले जानते हैं कि हर्षचरित किसकी कहानी है। हर्षचरित जो है वो हर्षवर्धन की कहानी है एंड वन ऑफ द अर्लीस्ट बायोग्राफी है ये। उससे पहले बायोग्राफी बहुत कम ही लिखी जाती थी। तो हर्षचरित की कहानी है एंड हर्षचरित यानी कि हर्षवर्धन की कहानी, सॉरी हर्षचरित नहीं, हर्षवर्धन की कहानी। तो हर्षवर्धन की जब कहानी है तो कालिदास कहाँ से लिखेंगे, क्योंकि कालिदास किसके दरबार में थे। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कालिदास किसके दरबार में थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। तो कहाँ से वो हर्षवर्धन के बारे में लिख पाएंगे, क्योंकि हर्षवर्धन तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के आने के बहुत दिनों बाद आए हैं, 200-250 सालों का फर्क है। उसके बाद हरिशेन समुद्रगुप्त के दरबार में थे, ये कालिदास से भी सीनियर है, तो ये तो ऑब्वियसली नहीं लिख सकते, तो दिस इज ऑल्सो एन इनकरेक्ट ऑप्शन। कलहन एक बहुत बड़े पोएट थे एंड बहुत बड़े राइटर थे जिन्होंने रजत रंगिनी लिखी है। रजत रंगिनी आपको अगर पता हो तो कश्मीर, जो पूरा वो जम्मू कश्मीर का इलाका है, ऊपर आप जो हिमाचल से लगता है, वो सारी रीजन में जितने भी राजा अभी तक आए हैं उनके बारे में इन्होंने लिखा था। रजत रंगिनी कलहन ने लिखी है एंड उसमें कश्मीर के जितने भी राजा आए हैं उनके बारे में लिखा गया है। वो बहुत लेट लिखता है, ललितादित्य के समय में शायद थे। ललितादित्य बहुत बड़े एम्पायर थे कश्मीर के एंड इस्लामिक इन्वेजन को भी उन्होंने बहुत दिनों तक रेजिस्ट करा था। तब जो हमारे पास आखिरी ऑप्शन बचता है दैट इज ऑफ बाणभट्ट। तो बाणभट्ट ने ही हर्षचरित लिखी है। ये हर्षवर्धन के दरबार में कवि हुआ करते थे एंड बिहार छपरा में इनका जन्म हुआ था। इसके ऊपर एक टिप्पणी प्रश्न जरूर आएगी। यहाँ पे आप तस्वीर देख सकते हैं हर्षवर्धन की। बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखी है। इसके अलावा एक नॉवल भी लिखी है, कादम्बरी जिसको कहते हैं। ये एक रोमांटिक नॉवल है, फिक्शनल चीज़ है एंड बहुत एंशियंट नॉवल है। वो वन ऑफ द अर्लीस्ट नॉवल इन द लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर मानी जाती है। संस्कृत में लिखते थे बाणभट्ट, तो हर्षचरित भी संस्कृत में लिखी गई है एंड कादम्बरी भी संस्कृत में ही लिखी गई है। सो बाणभट्ट ने ही हर्षचरित को लिखा है। किसके लिए हर्षचरित लिखी गई है? हर्षवर्धन के लिए। एंड इसमें न केवल उनके ही बारे में बताया गया बल्कि कंट्री साइड कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता था, हर्षवर्धन के जो कंटेम्प्रेरी रूलर्स थे जैसे पुलकेशन द्वितीय हो गया, भास्कर वर्मन हो गए, इनके बारे में भी बताया गया। तो हर्षचरित को आप सिंपली एक बायोग्राफी ना देखें जैसे प्रयाग प्रशस्ति में सीधे बड़ाई करी जा रही है समुद्रगुप्त की, वैसे हर्षचरित में हर्षवर्धन के बारे में तो बताया गया, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों को बताया गया है जो कि बहुत जाने लायक है। इसके बाद आगे चलते हैं 165वें क्वेश्चन को देखते हैं। द कैपिटल ऑफ हर्षवर्धन एम्पायर वॉज, की हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी डैश थी। जगह का नाम होगा या मथुरा थी या राजगीर या प्रयागराज या कन्नौज। कन्नौज, प्रयागराज, मथुरा एंड राजगीर में से कौन सा जो जगह है, कौन सा जो शहर है वो हर्षवर्धन की राजधानी थी, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी। एंड हर्षवर्धन किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? अगर ये आप में से कोई बता सके तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी मुझे कि हर्षवर्धन किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, ये भी आपको बताना है। तो हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज। कन्नौज एकदम सेंटर में पड़ता है। जब आप गंगा के प्रवाह को देखेंगे तो गंगा जब उत्तराखंड से निकलती है तो जब बंगाल की खाड़ी में जाती है तो उस गंगा के प्रवाह के एकदम ठीक बीच में पड़ता कन्नौज। एंड कन्नौज के बारे में हमने आपको बताया था कि हर्षवर्धन की चूंकि ये राजधानी थी एंड हर्षवर्धन की डेथ के बाद 3 अंपायर्स निकल के आते हैं। पाला अंपायर बंगाल की तरफ, नीचे दक्कन के इलाके में राष्ट्रकूटा अंपायर एंड उधर राजस्थान, गुजरात और मालवा के इलाके में गुर्जर प्रतिहार। ये तीनों लड़ रहे थे कन्नौज के लिए। इन तीनों को कन्नौज पे सुप्रीमेसी चाहिए थी क्योंकि कन्नौज गंगा के एकदम ठीक बीच में पड़ता है एंड गंगा की बहुत अनगिनत ट्रिब्यूटरीज है एंड चूंकि गंगा की बहुत ट्रिब्यूटरीज है तो कम्युनिकेशन बहुत आसान है। तो कन्नौज पे इसका भी कंट्रोल होगा एंड कम्युनिकेशन आसान है, इसलिए ट्रेड भी बहुत ज़्यादा होता था। तो कन्नौज में जिसका भी शासन होगा वो पूरे के पूरे इंडिया के ट्रेड को, न केवल इंडिया के ट्रेड को बल्कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ट्रेड को भी रूल कर सकता है। क्योंकि लाहौर का सामान बंगाल की खाड़ी में कैसे पहुंचेगा? गंगा के थ्रू, कन्नौज के थ्रू। तो जब तक लाहौर का सामान बंगाल की खाड़ी में कन्नौज के राजाओं को पैसा दिए बगैर नहीं पहुंच सकता, इसीलिए ये जो कन्नौज के लिए इतनी लड़ाइयाँ होती, चाहे पाला अंपायर हो, राष्ट्रकूटा अंपायर हो, गुर्जर प्रतिहार हो, ये सारे लोग चाहते थे कि कैसे भी करके कन्नौज में हमारी सत्ता स्थापित हो। पाला ने बहुत दिनों तक कन्नौज में रूल करा था, गुर्जर प्रतिहारों ने भी कन्नौज में रूल करा था। तो कन्नौज वाज द कैपिटल ऑफ हर्षवर्धन। अभी यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। प्रयागराज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी थी एंड हर्षवर्धन यहाँ पे प्रयाग असेंबली लगाया करते थे हर एक 5 सालों में।
वहाँ पे वो अपना सब कुछ दान दे देते थे। हमारे पास एक बुद्धिस्ट मंक है जिससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, यहाँ पे उनका नाम जाहिर करना सही नहीं होगा। तो वो जो बुद्धिस्ट मंक है, बुद्धिस्ट स्कॉलर है, वो हर्षवर्धन के समय में आते हैं एंड वो जब प्रयाग असेंबली को विजिट करते हैं तो देखते हैं कि हर्षवर्धन ने पूरा अपना खजाना खाली कर दिया है। उस प्रयाग असेंबली में अलग अलग धर्मों के धर्मगुरु बुलाए जाते थे, बुद्धिस्ट मंक्स बुलाए जाते थे, जो हिंदुज़म के बड़े बड़े अलग अलग सेक्ट के लोग थे वो बुलाए जाते थे, जैनिज़्म के भी जो रिलीजियस हेड होते थे वो बुलाए जाते थे एंड सब मिलकर वहाँ चर्चा करते थे। कह लो तो धर्म सभा लगती थी एंड उसमें जो हर्षवर्धन है वो अपनी बिलोंगिंग्स तक भी, जो चीज़ें उनको बिलोंग करती थी, सरकारी खजाने को तो छोड़ दें, जो चीज़ें उनकी थी वो भी दान दे दिया करते थे। तो इतने ज़्यादा जनरस थे हर्षवर्धन। राजगीर नहीं हो सकती, मथुरा भी नहीं हो सकती, मथुरा भी कैपिटल थी लेकिन कुशानों की कैपिटल थी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो कन्नौज इज द करेक्ट आंसर एंड इट वॉज द कैपिटल ऑफ हर्षवर्धन। पहले जो कैपिटल था वो थानेसर में था, थानेसर हरियाणा में पड़ता। फिर हर्षवर्धन के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हर्षवर्धन ने देखा है, इसलिए इनका जो नाम है वो इतिहास में अंकित है आज सुनहरे अक्षरों में। तो ये थानेसर हरियाणा से अपनी जो कैपिटल है वो कन्नौज शिफ्ट करते हैं। कन्नौज बेसिकली इनकी बहन का ससुराल था एंड ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं, बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स इनमें इन्वॉल्व है। चांग की बात करें, गौड़ की बात करें, मालवा के रूलर्स की बात करें, तो कॉन्स्पिरेसी आपको देखने को मिलेगी एंड सबको ओवरकम करते हुए हर्षवर्धन न केवल अपने किंगडम को बचाते हैं बल्कि अपनी सिस्टर के भी किंगडम को बचाते हैं एंड दोनों किंगडम को कलेक्टिवली रूल करते हैं। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 166वें क्वेश्चन को कि व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, इसका एंशिएंट नेम क्या था? अभी तक हमने पढ़ा था कि पटना का जो प्राचीन नाम है वो पाटलिपुत्र है। तो पाटलिपुत्र का क्या प्राचीन नाम होगा? दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग। हियर वी हैव द ऑप्शंस जो आपके सामने हैं, दैट आर पाटलीनगर, पाटलीग्राम, पाटलीवन एंड पाटली जनपद। तो इन चारों में से जो सही उत्तर है, जो सही विकल्प है, आपको चुनना है। क्या पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम पाटलीनगर था, पाटलीग्राम था, पाटलीवन था या पाटली जनपद था? सो आपको अपना जो सही विकल्प है वो चुनना है। होप कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा एंड पाटलिपुत्र इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू अर्ली हिस्टोरिक पीरियड, क्योंकि बहुत दिनों तक ये राजधानी रही थी। तो ऐसे क्वेश्चंस प्रोबेबली, क्योंकि ये भी एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, तो ऐसे आपसे पूछा जा सकता है कि भाई पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या था। तो पाटलिपुत्र वॉज इनिशियली अ विलेज। पाटलिपुत्र पहले एक गांव था। अगर आपने पिछले वीडियो में पूछा था कि सर आप इतनी चीज़ें रिटेन कैसे कर पाते हो हिस्ट्री में खास करके, क्योंकि इसमें तो लॉजिकल चीज़ें कम होती हैं, कहानी ज़्यादा होती है, तो कहानियों को समझने के लिए, याद रखने के लिए यू हैव टू कनेक्ट द डॉट्स। आपको डॉट्स को कनेक्ट करना पड़ेगा। ऑलवेज कनेक्ट द डॉट्स। लाइक पाटलिपुत्र आपने पढ़ा तो आपको तुरंत याद आने चाहिए कालाशोका, बिकॉज कालाशोका वॉज अ रूलर हु शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम राजगीर टू पाटलिपुत्र। कालाशोक से क्या याद आना चाहिए? कालाशोक से याद आना चाहिए सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल से क्या याद आना चाहिए? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। उससे क्या याद आना चाहिए? अजात शत्रु, क्योंकि उन्हीं के टाइम में हुई थी। अजात शत्रु से कौन याद आने चाहिए? बिंबिसार, बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ हरियन डायनेस्टी एंड द फादर ऑफ अजात शत्रु। बिंबिसार के बाद अजात शत्रु। अजात शत्रु से और क्या याद आ सकता है? बुद्धा, मखाली गोसाला, महावीर स्वामी, ये सब उसके कंटेम्पररी। बुद्धा से क्या याद आ सकता है? सांची स्तूप। सांची के स्तूप से क्या याद आ सकता है? अशोका से क्या याद आ सकता है? मौर्य साम्राज्य से क्या याद आ सकता है? चाणक्य से क्या याद आ सकता है? अर्थशास्त्र से क्या याद आ सकता है? चाणक्य नीति से क्या याद आ सकता है? मॉडर्न एम्पायर। एडमिनिस्ट्रेशन से क्या याद आ सकता है? धम्म महामत्ता से क्या याद आ सकता है? द स्प्रेड ऑफ धम्मा से अगेन क्या याद आता है? कलिंग का वॉर, क्योंकि उसके बाद ही अशोका कंपैशनेट हुए थे एंड धम्म के प्रचार प्रसार में गए थे। तो एक छोटे से वर्ड से इतनी चीज़ें हमारे दिमाग में घूम सकती है, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स एंड ज्वाइनिंग द न्यूरॉन्स। हमारे दिमाग में अलग अलग इन्फॉर्मेशन के न्यूरॉन्स, हमें उन्हें बस जनरेट करना होता है। तो पाटलिपुत्र का जो प्राचीन नाम है दैट वाज पाटलीग्राम एंड जब कालाशोका ने राजगीर से कैपिटल शिफ्ट करी थी तब इसका नाम पाटलीग्राम था। उसके बाद हालांकि इसका नाम जो है पाटलिपुत्र रखा जाता है। पाटलिपुत्र बहुत दिनों तक अलग अलग एम्पायर की राजधानी रही थी। लाइक नंदा एम्पायर की राजधानी रही, शिशुनाग डायनेस्टी की भी राजधानी रही बहुत दिनों तक। उसके बाद मौर्य की तो राजधानी थी। उसके बाद जो शुंग डायनेस्टी आती है, गुप्ताज आते हैं, सबकी ये राजधानी होती है। अल्टीमेटली गुप्ताज के डिक्लाइन के बाद पाटलिपुत्र भी विध्वंस हो जाता है, अपने रूल्स में चला जाता है। एंड 7th या 8th सेंचुरी सी के आसपास जब ट्रैवलर्स के अकाउंट्स को देखेंगे आप, जो लिखा है वहाँ ट्रैवल करने वाले लोगों ने, तो उसमें कहा गया कि पाटलिपुत्र जो है 7वीं या 8वीं शताब्दी तक आते आते पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। अब कुछ बचा नहीं है, कोई मॉन्यूमेंट्स नहीं बचा, कोई पॉपुलेशन वहाँ नहीं रहती। एंड अभी भी जब आप पटना जाएंगे तो वहाँ पे कुछ अवशेष हैं उस एंशिएंट पाटलिपुत्र के। यहाँ पे बड़े बड़े पिलर्स आप देख सकते हैं। ये पिलर माने जाते हैं, ये स्तंभ माने जाते हैं कि अशोका के असेंबली हॉल में लगाए गए थे। अशोका के पास एक बहुत बड़ा सभागार था जिसमें शायद सभाएं लगती होंगी एंड वो 80
पिलरों से बना हुआ था, 80 स्तंभों से। हम उसके कहते हैं 80 पिलर्ड हाउस, उसे अंग्रेजी में कहते हैं 80 पिलर्ड हाउस, यानी कि 80 स्तंभों से बना हुआ सभागार। तो उसके अवशेष यहाँ पे आपको देख सकते हैं। एक जो स्तंभ है वो यहाँ पे लटा के रखा हुआ है, यहाँ पे जाके लोग सेल्फी वगैरह लेते हैं। आप भी अगर कभी पढ़ना चाहें तो ज़रूर इस मॉन्यूमेंट को विजिट करें। नाउ 167वें क्वेश्चन पे आते हैं। वोटिव इंस्क्रिप्शंस रिकॉर्ड, दानात्मक अभिलेखों में किसे अंकित किया जाता था? दानात्मक अभिलेख में क्या अंकित रहता था? द रिकॉर्ड ऑफ कॉन्क्वेस्ट, विजय का अभिलेख, या शादी का अभिलेख, या धार्मिक संस्थाओं को दिए उपहारों का अभिलेख, या इनमें से कोई नहीं? आपको सही जवाब चुन के कमेंट बॉक्स में बताना है या चैट बॉक्स में बताना है। क्या विजय का अभिलेख यानी कि कहीं हमने कॉन्क्वेस्ट करा उसको वोटिव इंस्क्रिप्शन में डाला गया था? शादी, किसी से मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ है, किसी का ब्याह हुआ, उसको वोटिव इंस्क्रिप्शन में डाला जाता था? या कहीं हमने गिफ्ट दिया किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, उसे वोटिव इंस्क्रिप्शन में डाला जाता था? अगर इन तीनों में से किसी में आपका उत्तर नहीं लगता तो आप इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव को सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप देखिए विजय का अभिलेख, द कॉन्क्वेस्ट। तो कॉन्क्वेस्ट का दान से कहीं लेना देना तो है नहीं, एंड कॉन्क्वेस्ट के लिए जो बड़े बड़े शिलालेख हैं, महाशिलालेख है, उनमें डाला जाएगा। वोटिव इंस्क्रिप्शन छोटे से होते थे, नॉर्मली वो कॉपर प्लेट्स वगैरह पे लिखे जाते थे, चौकोर टाइप का कॉपर प्लेट आता था, उनमें वोटिव इंस्क्रिप्शन होते थे। एंड वोटिव इंस्क्रिप्शन बहुत आम लोग भी उसको इशू कर लेते थे। जैसा किसी एक वोटिव इंस्क्रिप्शन आपके किताब में दिया भी हुआ, जहाँ पे लिखा गया कि एक जो लोहार है उसकी वाइफ ने एक मूर्ति जो है वो धार्मिक संस्था था, कोई मंदिर था, उसको दान में दी है। सो धार्मिक संस्थाओं को दिए गए पहाड़ों के अभिलेखों को दानात्मक अभिलेख में यानी कि वोटिव इंस्क्रिप्शन में रिकॉर्ड किया जाता था। अगर मैंने धार्मिक संस्थाओं को, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, मठों को, मंदिरों को किसी भी चीज़ का दान दिया है तो ऑफन लोग उसका इंस्क्रिप्शन बनवा लेते थे छोटे से कॉपर प्लेट में, ताकि लोगों को दिखाने के लिए रहे कि हमने फलाने जगह फलानी चीज़ को दान दिया है एंड हमारी वाहवाही हो। एंड ये उस ज़माने में भले ही इगोइस्टिक लोग करते होंगे, लेकिन आज ये बहुत बड़ा सोर्स बन के हमारे सामने है कि जब हम इंडिविजुअल जो आम लोग होते थे उनके बारे में अगर जानकारी हम पता लगाना चाहते थे तो बड़े बड़े इंस्क्रिप्शन में ये चीज़ें नहीं दर्ज होती है। लेकिन जब हमें वोटिव इंस्क्रिप्शन मिला तो हमें पता चला कि अच्छा, ये जो कम्युनिटी है ये मंदिरों में ऐसे दान देती थी, यहाँ पे इस कम्युनिटी के पास इतना पैसा होता था, महिलाएं भी दान देती थी, महिलाओं के भी पास भी एक सोसाइटल पोजीशन होता था कि वो भी दान दे सकती थी। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चली थी वोटिव इंस्क्रिप्शन से। तो वोटिव इंस्क्रिप्शन भी जो दानात्मक अभिलेख है वो भी बहुत बड़ा, बहुत अहम रोल प्ले करते हैं व्हेन इट कम्स टू नोइंग द कॉमन पीपल, जब आम लोगों के जानने की बात आती है। तो उसके बाद 168वां क्वेश्चन, प्रभावती गुप्त वॉज द डॉटर ऑफ। प्रभावती गुप्त किसकी बेटी थी? किस बहुत बड़े अंपायर की बेटी थी? किस अंपायर के अंपायर थे वो भी बताना आपको। एंड कौन थे, नाम क्या था उनका? क्या वो समुद्रगुप्त की लड़की थी? क्या वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की लड़की थी? क्या वो स्कंदगुप्त की लड़की थी? या कुमारगुप्त की लड़की थी? इन चारों में से किसकी वो लड़की थी, किसकी बेटी थी? एंड इनका ब्याह कहाँ होता है ये भी आपको बताना है। ब्याह मतलब किस डायनेस्टी के रूलर से, किस अंपायर के रूलर से होता है। अगर हो सकता है रूलर का नाम तो भी बता सकते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने बताया आपको उस रूलर का नाम क्या था जो कि प्रभावती गुप्ता से जिनकी शादी होती है। तो यहाँ पे आपको पहले ये बताना कि प्रभावती गुप्त के पिता कौन है, किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, किस अंपायर से बिलोंग करते हैं, एंड इनकी शादी किस अंपायर में हुई थी। 3 चीज़ें बतानी है। तो होप कि आप तीनों चीज़ों को बताएंगे। पहले आप शुरू करें प्रभावती गुप्त के पिता के नाम से, फिर वो किस अंपायर से बिलोंग करते हैं, एंड देन इनकी शादी कहाँ होती है, किस अंपायर। सो समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त एंड चंद्रगुप्त विक्रमादित्य में से द फादर ऑफ प्रभावती गुप्त वॉज चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। बहुत सारे लोगों को लगता हो कि सर हमने तो किताब में पढ़ा है कि चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो प्रभावती गुप्त के पिता थे। तो वहीं पे बगल में दिया हुआ है कि चंद्रगुप्त सेकंड ने ही विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, एंड दैट इज व्हाई ही वाज आल्सो नोन एज चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसलिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहे या चंद्रगुप्त सेकंड का बात बराबर ही। तो ये इनके पिता थे। एंड जहाँ तक कुमारगुप्त की बात रही तो कुमारगुप्त प्रभावती गुप्त के भाई थे, एंड जो समुद्रगुप्त है वो प्रभावती गुप्त के ग्रैंडफादर हुए, इनके दादा हुए। एंड स्कंदगुप्त जो है वो कुमारगुप्त के बेटे हैं, यानी कि प्रभावती गुप्त उनकी बुआ लगेंगे। तो ऐसा करके फैमिली ट्री है पूरी। पहले क्वेश्चन का जवाब मिल गया कि भाई कौन थे फादर, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे। किस अंपायर से बिलोंग करते, तो ऑब्वियसली दे बिलोंग टू गुप्ता अंपायर। एंड उसके बाद प्रभावती गुप्त की शादी किस अंपायर में होती है, तो वकाटका अंपायर। जो जब आप अजंता केव्स को देखेंगे तो वहाँ पे कुछ केव्स है जिनका निर्माण वकाटकाज ने करवाया था। बहुत ज़्यादा बुद्धिज्म को पैट्रोनेज देते थे। तो वकाटका रूलर नाम था रुद्रसेन सेकंड, उनसे इनकी शादी होती है। रुद्रसेन सेकंड की बहुत जल्दी मृत्यु हो जाती है। तो प्रभावती गुप्त जो है बहुत दिनों तक, तकरीबन 20-21 सालों तक इस पूरे वकाटका किंगडम को रूल करती है। बहुत मुश्किल था इसको रूल करना, क्योंकि ये लोग दक्खन के रीजन में रूल करते थे जहाँ पे पठार थे। एंड पठारों में जहाँ पे जो जोग्राफिकल कंडीशन है बहुत मुश्किल होती है, तो कंट्रोल बनाए रखना, शासन करना बहुत मुश्किल होता है। बट शी वॉज द वुमेन ऑफ अल्टीमेट कैलिबर, बहुत ज़्यादा क्षमतावान थी ये। तो ये उनकी बेटी थी। एंड इसी के बाद इन्हीं के बारे में हमने देखा था कि ये लैंड ग्रांट देती है एक ब्राह्मण को। उसके बारे में भी अगर क्वेश्चन तो आप इंतजार रखिए एंड अगले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। 169 क्वेश्चन के विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स वाज नॉट प्रोड्यूस्ड इन विलेज, के विलेज में
ग्रामीण इलाकों में किस वस्तु का उत्पादन नहीं होता था? क्या शहद का उत्पादन नहीं होता था? क्या पुष्प यानी कि फूलों का उत्पादन नहीं होता था? क्या नमक का उत्पादन नहीं होता था? क्या हथियार या शस्त्र का उत्पादन नहीं होता था? बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। दो सोर्स से हमारे पास, एक हर्षचरित में भी बताया गया है कि कैसे जो गाँव में लोग प्रोडक्शन करते हैं, किन किन चीज़ों का व्यापार होता है। एंड एक हमारे सेलापट्टिकरम का एक टेक्स्ट है, तमिल टेक्स्ट, उसमें भी बताया गया कि गाँव देहातों में किन किन चीज़ों का प्रोडक्शन होता है, पांड्या किंग को सेंट्रलाइज करके, कि वहाँ पे लोग किन किन चीज़ों को ऑफर करने आते थे लोग अपने सरदार के सामने। तो वहाँ से भी आप पता कर सकते हैं कि गाँव में किन किन चीज़ों को उगाया जाता था। गाँव में शहद को उगाया जाता था, हनी जो प्रोडक्शन था वो बहुत ज़्यादा होता था, हॉर्टिकल्चर होता था अच्छे से, फ्लावर प्रोडक्शन भी होता था, नमक भी आसानी से वो लोग उगा लेते थे जो कोस्टल इलाकों से रिलेटेड गाँव थे, एसोसिएटेड गाँव थे। लेकिन हथियारों का उत्पादन गाँव में नहीं होता था, वो बड़े बड़े शहरों में ही होता था, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े क्वालिटी के रॉ मटेरियल चाहिए एंड बहुत कुशल कारीगर एंड लोहार चाहिए, तो वो गाँव में मिलना बहुत मुश्किल है। तो हथियारों और शस्त्रों का जो उत्पादन है वो शहरों में होता था, वो गाँव में नहीं होता था। दैट इज वाई द ऑप्शन डी, द वेपन्स, विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, जो इस लेवल 1 का हमारा आखिरी क्वेश्चन होने वाला है कि श्वेनजैंग, ऐसे इसको चाइनीज में कैसे प्रोनाउंस करते हैं? श्वेनजैंग केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसके शासनकाल में? ह्वेनसांग। एंड हिंदी में लिखते कैसे? ह्वेनसांग। अंग्रेजी में लिखते हैं श्वेनजैंग एंड प्रोनाउंस ऐसे करेंगे श्वेनजैंग, चाइनीज में पता नहीं कैसे करता हूँ, एंड हिंदी में कहते हैं ह्वेनसांग। तो ह्वेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था, इंडिया आया था, ये आपको बताना है। बहुत बड़े बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, मंक भी थे, ट्रांसलेटर भी थे। इन्होंने फाहियान के काम को कंटिन्यू करा एंड इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रांसलेशन की है, क्योंकि चाइनीज़ कल्चर में जितने भी बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स गए हैं उनमें इनके ट्रांसलेशन का बहुत बड़ा रोल है। इन्होंने फाहियान के काम को बहुत तफसील से आगे बढ़ाया एंड बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है इनका। आप जब राजगीर जाएंगे, नालंदा में इनका एक म्यूजियम भी, एक बहुत बड़ा हॉल हमने इनके नाम पे रखा है। फिर चाइना में अगर जाएंगे तो जिस प्रोविंस में जन्मे थे वहाँ पे आज भी इनका जो होम टाउन है एंड उसमें जो इनका घर था उसको लोकेट करके वहाँ लोग विजिट करने जाते हैं। तो किसके शासनकाल में ये भारत आए थे? क्या अशोक के शासनकाल में भारत आए थे? क्या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आए थे? क्या समुद्रगुप्त के शासनकाल में, या हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे? सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स या चैट बॉक्स में देना है, ऑप्शन आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो होप कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। अशोका के समय में हमारे सामने कोई भी चाइनीज बुद्धिस्ट स्कॉलर अभी तक नहीं आए, क्योंकि अभी तक बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार ही वहाँ तक नहीं हुआ। अशोका तो पूरा जोर लगा के प्रचार प्रसार शुरू ही करेंगे, तो इट इज़ मोस्ट लाइकली कि कोई भी बुद्धिस्ट स्कॉलर या मंक इनके शासनकाल में शायद ही आया होगा, या अगर आया भी होगा तो उसकी संख्या बहुत कम होगी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में एक बुद्धिस्ट स्कॉलर जरूर आए थे जिनका नाम फाहियान था, वो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो लेकिन ह्वेनसांग इनके शासनकाल में नहीं आए थे। समुद्रगुप्त का शासनकाल माना जाता है, इसमें इन्होंने पुराने रिलीजन को ज़्यादा तरजीह दी, बुद्धिज्म एंड जो बाकी हेटेरोडॉक्सिक्स हैं इनको थोड़ा सा कम पैट्रोनेज देते हैं। तो इनके शासनकाल में भी बहुत कम चांस है कि जो कोई बुद्धिस्ट स्कॉलर या मंक आके रह सके। तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है हर्षवर्धन, एंड हर्षवर्धन के समय में ही ह्वेनसांग आते हैं। हमने जब आपको बताया था कि एक बुद्धिस्ट स्कॉलर आता है, वो प्रयाग असेंबली में देख रहा है कि हर्षवर्धन कितनी चीज़ों को दान देते हैं, इवन अपनी बिलोंगिंग तक भी दान दे देते, पूरा खजाना खाली कर दिया है। तो वो बुद्धिस्ट स्कॉलर और कोई नहीं था, ह्वेनसांग ही थे। ह्वेनसांग जब इंडिया आते हैं बहुत दूर ट्रैवल करते हैं, सिल्क रूट के थ्रू आए थे, पेशावर होते हुए, शहबाजगढ़ी होते हुए, कश्मीर होते हुए, मथुरा होते हुए जब बंगाल जाते हैं, वहाँ पे हर्षवर्धन को पता चलता है कि अच्छा एक बहुत बड़ा स्कॉलर आया है। नालंदा बहुत देर तक रुकते हैं, हर्षवर्धन को बुलाते हैं, उनकी खातिरदारी करते हैं, उनसे हाल समाचार लेते हैं, उनको प्रयाग असेंबली में इन्वाइट करते हैं। एंड देन जब उन्होंने देखा कि हर्षवर्धन कितने ज़्यादा टोलरेंट थे, ना केवल वो हिंदुज़म को फॉलो करते थे बल्कि बुद्धिज्म के लिए भी उनकी पैटर्नेज थी, जैनिज्म को भी पैटर्नेज करते थे, मतलब वो डाइवर्सिटी को बहुत मैनेज करते थे। जैसे अशोका के बारे में हमने पढ़ा, जैसे हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा, ऐसे ही अकबर के बारे में आप पढ़ेंगे कि वो भी डाइवर्सिटी को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि प्रयाग असेंबली में कैसे जो चीज़ें हैं वो दान में दी जा रही है हर्षवर्धन के द्वारा। तो इसको भी जो ह्वेनसांग है वो अपने बुद्धिस्ट टेक्स्ट में जब उन्होंने ट्रांसलेशन किया तो इसको मेंशन करा था। तो दैट वाज द सिनेरियो। यहाँ पे हमारा लेवल 1 खत्म होता है। अब हम लोग चलते हैं लेवल 2 के ऊपर, जहाँ पे हमारे सामने चूज द करेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे एंड हमारे पास कुछ एग्जर्व रिलेटेड क्वेश्चंस भी होंगे, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे। सो अब आगे बढ़ते हैं, 171वें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, लेवल 2 की शुरुआत करते हैं। होप कि आपने लेवल 1 के सारे ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा। अब 171वें क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं लेवल 2 की। Here we have the choose the correct statement based question। यहाँ पे आपको सही कथन को चुनना है, मतलब सही कथन होगा, कहीं कहीं पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा तो उनको चुनना पड़ेगा आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एग्रीकल्चर ऑफ अर्ली हिस्टोरिक पीरियड इज करेक्ट। कि प्रारंभिक ऐतिहासिक काल की कृषि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कि प्रारंभिक ऐतिहासिक काल यानी कि 600 BC के राउंड, जहाँ से महाजनपद का एरा शुरू होता है,
उस ज़माने की कृषि के बारे में कौन सा कथन सही है, एग्रीकल्चर के बारे में। जो चीज़ें हमने कंट्री साइडें पढ़ी थी, देहातों के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे एग्रीकल्चर भी आया था। एंड एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट तब हो जाता है क्योंकि हमने देखा था कि देहातों में कैसे थे सोशल डिफरेंसेस, जिनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी होती थी उस हिसाब से सोशल डिफरेंसेस थे। वेलार की कैटेगरी होगी, उसवार की कैटेगरी हो गई, या आदिमे की कैटेगरी हो गई, वैसे ही गृहपति की कैटेगरी हो गई। ये सारी चीज़ें कैसे डिटरमाइन होती थी, जिसके पास ज़्यादा ज़मीनें हैं, जिसके पास कम ज़मीन है, जिसके पास तनिक भी ज़मीन नहीं है, उस हिसाब से डिटरमाइन होती थी। तो यहाँ पे खेती बहुत एक बड़ा सोर्स बन जाता है व्हेन इट कम्स टू ट्रैक द सोशल डिफरेंसेस, और शायद खेती सबसे बड़ा पेशा भी रहा होगा। तो यहाँ पे आपको बताना 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट कि द हिल एरिया ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया डिड नॉट अडॉप्ट द फ्लो आर्ट एग्रीकल्चर, की नॉर्थ ईस्ट यानी कि जो उत्तर पूर्व का इलाका है, मेघालय असम का, एंड जो सेंट्रल इंडिया मध्य प्रदेश गुजरात के इलाके, वहाँ पे जो हल कृषि है वो नहीं की जाती थी। पहला स्टेटमेंट। पैडी ट्रांसप्लांटेशन वॉज वेरी कंफर्टेबल वे फॉर द पीजेंट्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, की पैडी ट्रांसप्लांटेशन के जरिए, धन की रोपाई के जरिए किसान बहुत आसानी से अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते थे। आयरन टिप प्लोशेयर वर एक्सटेंसिवली बीइंग यूज्ड इन द एरिया ऑफ पंजाब एंड राजस्थान, की पंजाब और राजस्थान के इलाकों में जो हल होते थे जिनमें लोहे की नोक लगी हुई थी, उसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा था। चौथा, इरिगेशन वॉज डन थ्रू वेल्स, टैंक्स एंड लेस कॉमनली कैनाल्स, की सिंचाई कुओं, टैंकों और कभी कभी कैनाल्सों के जरिए, नहरों के माध्यम से की जाती थी। इन चारों में से कौन सा कथन सही है? क्या पहला तीसरा दोनों सही है? क्या दूसरा चौथा दोनों सही है? क्या पहला चौथा दोनों सही है, या केवल पहला सही है? सही जवाब सोच समझ के कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में हमें बता रहे। चारवीं स्टेटमेंट को बहुत ही आराम से पढ़ना, बहुत ही तफसील से पढ़ना, हो सके तो आप वीडियो पॉज कर लें। नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल इंडिया, इनमें हल नहीं चला जा रहा। पैडी ट्रांसप्लांटेशन करना आसान है, प्रोडक्शन भी इससे बढ़ाया जा सकता है। आयरन टिप फ्लो यानी कि जो लोहे की नोक वाले हल थे, उसका इस्तेमाल पंजाब और हरियाणा में नहीं किया जा रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा किया जा रहा था। एंड इरिगेशंस किस तरीके से किए जाते थे? कुओं के माध्यम से, टैंकों के माध्यम से, या नहरों के माध्यम से। तो इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? होप कि आपने सही जवाब दे दिया होगा कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में। एंड आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है, क्योंकि अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप अपने ही दोस्तों को लेके आएंगे, तो देयर विल बी हेल्दी कॉम्पिटिशन। तो अगर वो इंटरेस्टेड है हिस्ट्री पढ़ने में या एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने में, तो इट इज़ मैंडेटरी कि आप उनको भी लेके आएँ, उनका भी भला होगा, आपका भी भला होगा। शुरुआत करते हैं पहले स्टेटमेंट को एलिमिनेट करने के साथ। क्या इसको एलिमिनेट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? पहला स्टेटमेंट क्या है कि उत्तर पूर्व और मध्य भारत के पहाड़ी क्षेत्रों ने हल कृषि को नहीं अपनाया था। दैट इज़ करेक्ट, क्योंकि जो पहाड़ी इलाके हैं, खासतौर पे जो मध्य भारत में भी जो मालवा के इलाके हैं जहाँ पे विंध्य और अरावली की पहाड़ियाँ होती हैं, तो वहाँ पे हल खेती ज़्यादा सूटेबल नहीं, वहाँ पे टेरेस फार्मिंग होती है। इसके लिए आप हो से काम चला लें, कुदाली से काम चला लें, तो यहाँ पे जो हल खेती है वो नहीं यूज़ की जाती। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कि पहले ऑप्शन का जिक्र, पहले स्टेटमेंट का जिक्र जिस भी ऑप्शन में किया गया है वो ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। या तो ए सही होगा, या सी सही होगा, या डी सही होगा, बी डिस्कार्ड हो गया। नाउ दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि किसानों के लिए उत्पादन बढ़ाने के लिए धान की रोपाई एक बहुत सुविधाजनक तरीका था। पैडी ट्रांसप्लांटेशन बहुत आसान तरीका था प्रोडक्शन बढ़ाने का। पैडी ट्रांसप्लांटेशन से प्रोडक्शन तो बढ़ जाता था, लेकिन बहुत मुश्किल होता था, ये इसमें कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। सो दैट वॉज सर्टेनली इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल था, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। दूसरा स्टेटमेंट का मेंशन जिस भी ऑप्शन में, जैसा बी ऑप्शन में, तो इसको हमने डिस्कार्ड कर दिया ऑलरेडी। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि पंजाब और राजस्थान के इलाकों में लोहे की नोक वाले हलों से खेती हो रही है। तो लोहे की नोक वाले हलों से खेती ऐसे रीजन में होगी जहाँ पे अच्छी मात्रा में पानी होगा। पंजाब और राजस्थान के क्षेत्रों में जो सेमी एरिड रीजन है, वहाँ पे हलों से खेती बहुत दिनों तक नहीं की जाती है। इनफैक्ट वो शायद 20वीं और 19वीं शताब्दी में आके तब वो जो लोहे के हल है उनसे खेती शुरू करते हैं वो लोग। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। तो तीसरे स्टेटमेंट का जिक्र ऑप्शन ए में करा गया, उसे मैं डिस्कार्ड कर देना है। अब हमारे पास ऑप्शन सी बचता है या ऑप्शन डी बचता है। अगर केवल पहला स्टेटमेंट सही है तो ऑप्शन डी है, अगर चौथा भी सही हुआ तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। सो सिंचाई कुओं, टैंकर सामान्यतः मतलब कम सामान्यतः मतलब कभी कभी नहरों के माध्यम से की जाती थी। दैट इज एग्जैक्टली करेक्ट, क्योंकि सिंचाई के लिए वेल्स होते थे। वेल्स तो हमने देखा मोहनजोदारो के समय से ही आ रहा है। टैंक्स भी होते थे, छोटे छोटे पिट्स बनाए जाते थे। एंड लेस कॉमनली कैनाल्स, मतलब इरिगेशन के लिए नहरों का इस्तेमाल भी होता था, लेकिन बहुत रेयरली होता था क्योंकि उनको बनाना बहुत महंगा पड़ता था। और फिर जो बड़े बड़े ज़मींदार थे, राजा थे, वो अपने प्रजाओं के लिए, अपने लिए नहरों को बनाया करते थे, लेकिन यूज़ में तो जरूर आता था इरिगेशन के। सो स्टेटमेंट 4 इज करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। 1 और 4th स्टेटमेंट इन दिस क्वेश्चन आर करेक्ट। क्या है कि उत्तर पूर्व और मध्य भारत में हल कृषि नहीं की जाती थी क्योंकि वहाँ पर टेरेस फार्मिंग ज़्यादा सूटेबल है, तो वो लोग कुओं से खेती कर लेंगे, कुदाली से खेती कर लेंगे। एंड जो इरिगेशन था वो कुओं के माध्यम से, टैंकों के माध्यम से, या कभी कभी जो बड़े बड़े लोग थे वो नहर भी बनाया करते थे अपने लिए, तो इनसे भी इरिगेशन किया जाता था। सो दिस स्टेटमेंट 1 and 4 आर करेक्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आगे बढ़ते हैं
172वें क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लैंड ग्रांट्स आर रॉन्ग। भूमि अनुदान के संबंध में हमने देखा था कि पहली शताब्दी के बाद से ही हमें भूमि अनुदान के अवशेष यानी कि इंस्क्रिप्शन में इनका जिक्र मिलता है। तो भूमि अनुदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत है। सो वुमेन वेर नॉट एलिजिबल टू हैव द इंडिपेंडेंट एक्सेस ऑफ लैंड। की महिलाएं भूमि की स्वतंत्र पहुंच के लिए पात्र नहीं थी। स्वतंत्र पहुंच मतलब ओनरशिप के लिए पात्र नहीं थी। उसके बाद लैंड ग्रांट्स वेर मेड टू ब्राह्मणास, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड पुअर। ब्राह्मणों को, धार्मिक संस्थाओं को एंड गरीबों को ये जो भूमि दान दिया जाता था वो इन्हीं तीनों को दिया जाता था। इसका लैंड ग्रांट्स यूज टू बी यूनिफॉर्म इन साइज एंड कंडीशन की जितना जैसा लैंड ग्रांट्स एक आदमी को दिया गया है वैसा ही लैंड ग्रांट्स दूसरे आदमी को भी दिया जाता था। आकार मतलब क्या, जैसा हमने 1 एकड़ लैंड यहाँ ग्रांट किया तो 1 एकड़ लैंड ही वहाँ पे ग्रांट करेंगे एंड सारी जगहों पे 1 एकड़ लैंड ही अनुदान के तौर पे दिया जाएगा। एंड कंडीशंस मतलब जो शर्त होते थे कि भाई आपको ये टैक्स लेना है, ये टैक्स पे करना है, तो शर्त भी हर जगह सेम होते थे। क्या ये स्टेटमेंट गलत है? तो इन तीनों में से जो भी स्टेटमेंट गलत है आपको उसको चुन के सही जवाब हमें कमेंट बॉक्स या चैट बॉक्स में बताना है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स एंड इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लैंड ग्रांट्स आर रॉन्ग। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो आराम से जवाब दे सकते हैं। जैसा पहला स्टेटमेंट क्या है कि महिलाओं के पास भूमि की इंडिपेंडेंट पहुंच नहीं होती थी, मतलब ओनरशिप नहीं होती थी। दैट इज करेक्ट कि महिलाओं को ओनरशिप नहीं दी जाती थी, इंडिपेंडेंट एक्सेस नहीं होता था इनके पास। अगर होता भी था तो वो अपने पति के बगैर, इजाज़त के बगैर नहीं यूज़ कर सकती अपनी प्रॉपर्टी को, जैसा हमने अगले चैप्टर में देखा भी है किडशिप कास्ट क्लास में। लेकिन कहीं कहीं पे एक्सेप्शन भी देखा, जैसे प्रभावती गुप्त। तो जैसे प्रभावती गुप्त है वो तो बहुत इन्फ्लुएंशियल महिला है, वो तो राजकुमारी है, एक क्वीन भी बनती है, बहुत दिनों तक रूल भी करती है, तो प्रोबेबली उनके पास इंडिपेंडेंट एक्सेस रहा होगा। इसीलिए हम एक लैंड ग्रांट का इंस्क्रिप्शन भी देखते हैं जो प्रभावती गुप्त ने दिया था दानुगा नाम के विलेज में एक ब्राह्मण को। उसके बाद हमारे पास तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है, तो इसको तो हमें ऑप्शन में देखना ही नहीं है, तो 1 स्टेटमेंट का जिक्र ऑप्शन बी में, इसको हटा दिया हमने। फिर लैंड ग्रांट्स वर मेड टू ब्राह्मणास, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड पुअर। यहाँ पे पुअर का कहीं जिक्र नहीं आया। जब भी आपने किताबों में पढ़ा होगा लैंड ग्रांट्स के बारे में तो ब्राह्मणों को दिया जाता था, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को दिया जाता था, लेकिन गरीबों को दिया जाता था ये कहीं पे मेंशन नहीं है। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो हमारा जो ऑप्शन होगा तो ए या डी में से कोई है, क्योंकि ऑप्शन सी में स्टेटमेंट 2 का जिक्र नहीं किया गया, तो इसको हमें डिस्कार्ड कर देना क्योंकि स्टेटमेंट 2 भी गलत है। इसका तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि लैंड ग्रांट्स यूज्ड टू बी यूनिफॉर्म इन साइज एंड कंडीशन। ये तो बहुत कॉमन सेंस है कि भाई जैसी ज़मीन मुझे अनुदान में मिली है हो सकता है वैसी ज़मीन आपको ना मिले, आपको थोड़ी सी ज़्यादा मिले मुझसे एंड थोड़े से बेटर कंडीशन पे। कंडीशन मतलब शर्त। बहुत अलग अलग टाइप के लैंड ग्रांट्स होते थे। ऐसे भी लैंड दिए जाते थे जिनमें किसी भी टैक्स को नहीं लिया जाता था। हमने आपको लैंड दिया एंड कहा कि आप इस पर कोई भी टैक्स ना दें हमें। उल्टा आपके अंदर जो हमने पॉपुलेशन रखा, जैसे हमने आपको 40 गाँव की ज़मीन दे दी, अब उस 40 गाँव के अंदर जो भी पॉपुलेशन रहा है उसके बदले में आपको टैक्स, वहाँ मेरे बदले में आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनसे टैक्सेस कलेक्ट करें एंड कुछ पोर्शन अपने पास रखें, कुछ पोर्शन हमें दे दें। बदले में आपको कुछ भी नहीं देना है, एडिशनली आपको कुछ भी नहीं देना। सारी चीज़ों में हमने एग्जेप्ट कर दिया आपको। नहीं कोई आपको आके परेशान करेगा, नहीं आपके टेरिटरी में कोई आके लूटपाट कर सकता है, कोई कमांडर या कोई ऑफिशियल आके हंगामा कर सकता है, कुछ भी नहीं होगा। ऐसे भी प्रोविज़न होते थे जहाँ पे सारी चीज़ें वसूली जाती थी एंड लैंड ग्रांट दिया जाता था, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट भी किया जाता था। सो कंडीशंस अलग अलग हो सकते थे, साइज़ भी अलग अलग हो सकते थे। कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा लैंड ग्रांट में दिए जाते थे अनुदान में, कहीं पे कम ज़मीनें अनुदान में दी जाती थी। तो लैंड ग्रांट्स लैंड ग्रांट्स वेरी करते थे साइज़ में भी और कंडीशंस में भी, शर्तों में भी। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। सो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट का जिक्र ऑप्शन डी में है, सो ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। तो होप कि आपने इस लैंड ग्रांट के कॉन्सेप्ट को समझा होगा। जैसे हमें कहीं लैंड ग्रांट में मिला है, मान लेते हैं मेरे अंदर 5 गाँव आ गए, तो उन 5 गाँव के लोगों की जिम्मेदारी ये है कि वो मुझे ओबे करें, मेरी आज्ञा का अनुसरण करें, क्योंकि मुझे अब राजा ने या रानी ने जिसने भी लैंड ग्रांट दिया है वो दिया है, तो मैं अब उनका नुमाइंदा हूँ वहाँ पे, तो दे हैव टू ओबे मी। ये भी एक प्रोफेशन था जो वहाँ लोग रह रहे थे। मेरी इज्जत करनी पड़ेगी उनको, मेरी आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा। दैट वाज कंपलसरी फॉर देम, दैट वाज मैंडेटरी फॉर देम, उनके लिए बहुत आवश्यक था। उसके बाद ये एक इमेज है, आपको बताना है कि ये इमेज कहाँ पाया गया। हमने आपको बताया था कि ये एक वोटिव इंस्क्रिप्शन है जो कि एक लोहार की पत्नी के बारे में बताता है कि उन्होंने इस मूर्ति को श्राइन में स्थापित करा था। सो वेयर दिस इमेज हैज़ बीन फाउंड, क्या इस इमेज को कन्नौज में पाया गया है या पाटलिपुत्रा में या मथुरा में या उज्जैनी में। एंड इसके अलावा आपको ये भी बताना है कि इस इंस्क्रिप्शन में, इस इमेज के साथ ना एक इंस्क्रिप्शन में दिया है जिससे बताया गया कि लोहार की पत्नी का क्या नाम है एंड कैसे उन्होंने इसको मंदिर में दान में दिया है। उस इंस्क्रिप्शन में किस लैंग्वेज का इस्तेमाल करा गया, क्या पाली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है या संस्कृत का इस्तेमाल किया गया है, तमिल का इस्तेमाल किया गया है या प्राकृत का इस्तेमाल किया गया, ये भी आपको बताना है। तो वेयर दिस इमेज हैज़ बीन फाउंड, तो दिस इमेज हैज़ बीन फाउंड इन मथुरा। एंड जहाँ तक इंस्क्रिप्शन की बात है तो हमने आपको बता दिया कि जो इमेज है वो मथुरा में मिला है। एंड इंस्क्रिप्शन में क्या दिया हुआ है कि जो महिला है वो लोहार की बीवी है एंड उन्होंने इस मूर्ति को दान में दिया है।
तो लोहार की भी ऑब्वियसली इट इज़ मोस्ट लाइकली कि वो उतने पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो संस्कृत तो जाने ही दे, तमिल जाने ही दे, पाली विलुप्त होती जा रही है धीरे धीरे। एंड हमारे पास बचता क्या है, प्रकृति बचता है, क्योंकि प्रकृति में ही वो लोग कन्वर्स कर पाते होंगे, लिख पाते होंगे, बोल पाते होंगे। सो ऑब्वियसली ये जो इमेज है उसमें जो इंस्क्रिप्शन मतलब जो चीज़ें लिखी गई होंगी इस इमेज में, पत्थर की इमेज में, तो उसमें प्रकृत लैंग्वेज का इस्तेमाल करा गया होगा। एंड ये प्रतिमा पाई गई है मथुरा में ये प्रतिमा पाई गई है। किसी लोहार को ये रेफर कर रही है, लोहार की पत्नी ने इस मूर्ति को दान में दिया था। उसके बाद ये एग्जर्प्ट हमारे पास, एग्जर्प्ट में देखिए, सीइंग दैट इन द वर्ल्ड कंट्रोवर्सीज कॉन्स्टेंटली राइज ड्यू टू द इग्नोरेंस ऑफ बाउंड्री, कि जैसे जैसे लोगों में लैंड एक कमोडिटी बनती गई, कमोडिटी तो अभी नहीं बनी है, लैंड एक स्टेटस बनता गया। जिसके पास ज़्यादा ज़मीनें होती थी वो बेललाड़ बन जाता था, कम ज़मीनें होती थी वो जवार होता था, जिसके पास एकदम ज़मीनें नहीं होती थी वो क्या होता था, वो अदीमी बनता था। तो जब ज़मीनों की इंपॉर्टेंस इतनी बढ़ गई थी तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था कि हम अपनी बाउंड्री बना लें, न केवल इंडिविजुअल लैंड होल्डर्स के लिए बल्कि अंपायर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी था ये कि वो अपनी बाउंड्री को डिमार्केट करे, अपनी सीमाओं को डिमार्केट करे। जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान या किसी भी देश के बॉर्डर पे आप देखें तो बाउंड्री को डिमार्केट किया जाता, उस ज़माने में बाउंड्रीज को उतना डिमार्केट नहीं किया जाता था। तो इस सोर्स में कहा गया है कि चूंकि सीमाओं की अभिज्ञता के कारण विश्व में बार बार विवाद पैदा होते हैं, इसीलिए उस सीमाओं को पहचान के लिए गुप्त निशान जमीन में गाड़ के रख देने चाहिए। इसीलिए अंपायर्स के रूलर्स को क्या करना चाहिए, अपने सीमाओं के बॉर्डर पे मतलब बॉर्डर लाइन पे ना कुछ चीज़ों को गाड़ के रख देना चाहिए, ताकि जो दुश्मन है वो इसको पहचान तो ना पाए। एंड जब विवाद होगा, भूमि विवाद होगा, बॉर्डर को लेके जब डिस्प्यूट्स होंगे तो आप उसको गाड़ के दिखा दें। एंड ऐसी चीज़ें आपको गाड़नी चाहिए जो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल हो, जल्दी वो डिकम्पोज ना हो जाए। जैसे पत्थर आप गाड़ सकते हैं, हड्डियाँ डाल सकते हैं, गाय के बाल डाल सकते हैं, बहुत टाइम लगता है डिकम्पोज होने में, भूसी डाल सकते हैं, स्ट्रॉ डाल सकते हैं, राख डाल सकते हैं, खपटे डाल सकते हैं, गाय के सूखे गोबर डाल सकते हैं, ईंट कोयला कंकड़ रेत इत्यादि डाल सकते हैं, ताकि एंड डाल के आपको अंदर में गाड़ देना। इसको गाड़ने से क्या होगा कि जो दुश्मन है, या ये तो आप इंडिविजुअली भी अपनी ज़मीन के लिए कर सकते हैं एंड बड़े बड़े अंपायर्स के रूलर्स भी कर सकते हैं। तो अगर इंडिविजुअली आपके साथ किसी का डिस्प्यूट होता है ज़मीनों को लेकर, तो आप सीधे दिखा सकते हैं ये तो हमारी ज़मीन है, क्योंकि इसके नीचे हमने गाय के बाल, ये देखो हमने बाउंड्री डिमार्केट करी है, ठीक है। तो ये जो बाउंड्री डिमार्केटेड है हमने तो इससे आगे आपसे ज़मीन नहीं मांगा है एंड आप भी इस पर अपना हक न जताएं, क्योंकि हमारी ज़मीन है, हमारी बाउंड्री है। तो इस हिसाब से जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं, बहुत टेंजिबल गुड्स हैं, इसमें कहा गया कि अंपायर्स को एंड इंडिविजुअल लैंड होल्डर्स को भी अपने बाउंड्रीज़ में इन चीज़ों को गाड़ देना चाहिए, ताकि आगे चल के अगर बॉर्डर डिस्प्यूट हो या ज़मीनों को लेकर मामले हो तो ये आसानी से हल हो सके। अब आपको बताने की जो एग्जर्प्ट है ये किस टेक्स्ट से लिया गया है, किस टेक्स्ट में इस टाइप के ट्रिक को मेंशन किया गया है कि आपको बाउंड्रीज को ऐसे डिमार्केट करना चाहिए, रेत के साथ, पत्थर के साथ, गाय के गोबर के साथ, ईंट के साथ, गाय के बाल के साथ। सो नेम द सोर्स ऑफ दिस एग्जर्प्ट। क्या ये जो एग्जर्प्ट है वो ग्रंथ तिंदु जातक से लिया गया है, क्या पंचतंत्र से लिया गया है, क्या मनुस्मृति से लिया गया है, क्या हर्षचरित्र से लिया गया है? इन चारों से किस टेक्स्ट से ये जो स्रोत है वो लिया गया है? ग्रंथ तिंदु जातक का भी आपके बुक में जिक्र है, जिसमें कहा गया था कि राजा जब भ्रमण पे निकलते हैं ये पता करने की मेरे राज्य में सारी चीज़ें कैसे हो रही है, तो उनको बहुत नेगेटिव चीज़ें पता चलती है कि लोग राजा से खुश नहीं है, राजा के जो ऑफिशियल्स हैं, कलेक्टर्स हैं, वो दिन में आके परेशान करते हैं पैसे के लिए, रात में उनके साथ रॉबरी होती है एंड लोग भारी मात्रा में ये विचार कर रहे हैं कि हम इस राज्य को छोड़ के जंगलों में चले जाएं, क्योंकि अगर जिंदा रहेंगे तो ये लोग टैक्स ले लेके हमें मार देंगे एंड इससे बेहतर है कि हम जंगलों में छिप कर रहें एंड वहीं पर गुजर सकते हैं। पंचतंत्र, मनुस्मृति, हर्षचरित्र और ग्रंथ तिंदु जातक में से किस टेक्स्ट से ये चीज़ ली गई है? तो ये जो टेक्स्ट है ये एक रूल को बताती है कि व्हाट शुड एन अंपायर डू इन ऑर्डर टू प्रिवेंट देमसेल्फ। तो ये मनुस्मृति में ये चीज़ें लिखी गई। मनुस्मृति में एडमिनिस्ट्रेशन से लेके, नॉर्म से लेके, रूल से लेके, बिहेवियर फंक्शन से लेके सारी चीज़ें बताई गई है। पंचतंत्र एंड ग्रंथ तिंदु जातक का तो एक केवल कहानी है। हर्षचरित्र में चीज़ें जो हैं वो बायोग्राफिकल रूप में लिखी गई हैं, एक आप कह लें तो एनालिसिस है उस ज़माने के सर्कमस्टांसेस का। लेकिन ये जो चीज़ है वो मनुस्मृति में लिखी गई है कि कैसे आप अपनी बाउंड्री को बचा सकते हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं आखिरी क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे आइडेंटिफाई द कैरेक्टर करना, इस लेवल 2 का आखिरी क्वेश्चन। कुछ सुराग दिए गए आपको बताने की कौन ये पर्सनालिटी है। ही विजिटेड द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र इन 7th सेंचुरी सी, की वो 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ईसा के जन्म के बाद में पाटलिपुत्र शहर का दौरा करते हैं एंड वह चीनी विद्वान, बौद्ध धर्म के एक बौद्ध यानी कि बुद्धिस्ट एंड एक अनुवादक थे, ट्रांसलेटर थे। क्या वो फायान है, क्या वो वेंजांग है, क्या वो कुमारजीव है, क्या वो सिजिंग है? आपको बताना है क्या वो फायान है, क्या वो वेंजांग है, क्या वो कुमारजीव है, क्या वो चिजिंग है। चिजिंग को इत्सिंग भी कहते हैं, चिजिंग या इत्सिंग कह रहे हैं। यहाँ पे वेंजांग को हेवेंसांग कहते हैं हिंदी में, तो ये हमने थोड़ा सा मिस्टाइप यहाँ किया, आपके लिए बता दिया। वेंजांग मतलब इत्सिंग, चिजिंग मतलब हो गया हमारे पास वेंजांग मतलब हेंसांग एंड चिजिंग मतलब हो गया हमारे पास इत्सिंग। तो कौन इसमें से 7वीं शताब्दी में आया था एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो चाइनीज स्कॉलर था। उसने बहुत सारी चीज़ों को ट्रांसलेट भी करा, न केवल चीज़ों को लिखा है बल्कि बहुत सारे जो संस्कृत टेक्स्ट हैं, बहुत सारे जो पाली टेक्स्ट हैं बुद्धिज्म के, उनको ट्रांसलेट भी करा। सो दिस इज द कीवर्ड।
पायान आते हैं लेकिन वो 4th सेंचुरी एडी में आते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में, तो ये हमारे आंसर नहीं हो सकते। कुमार जीव आते नहीं है, वो ट्रैवलर नहीं थे, वो बहुत बड़े बुद्धिस्ट स्कॉलर जरूर थे जो इंडिया से चाइना ट्रैवल करता है, चाइना से इंडिया नहीं आए थे, तो कुमार जीव भी हमारे आंसर नहीं हो सकते। उसके बाद सिजिंग, जिसको हिंदी में इसिंग कहते हैं, वो भी 7th सेंचुरी ईस्वी में आए थे, लेकिन वो पाटलिपुत्र विजिट शायद नहीं करते हैं एंड वो उतने ज़्यादा बड़े ट्रांसलेटर थे भी नहीं। तो करेक्ट आंसर विल बी शुएनज़ांग के बारे में अभी हमने पढ़ा है, जो हर्षवर्धन के समय में आते हैं, जो ये लिखते हैं कि कैसे प्रयाग असेंबली में हर्षवर्धन इतने ज़्यादा जनरस होते हैं, उदार दिल होते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी में बहुत दिनों तक रुकते हैं, तकरीबन उनका 15 सालों का वास था इंडिया में। वो उस दौरान उन्होंने पेशावर के स्तूपों को विजिट करा, लद्दाख के स्तूपों को विजिट करा, हिमाचल जाते हैं, मगध आते हैं, कन्नौज जाते हैं, बंगाल जाते हैं, कामरूप जाते हैं, कामरूप बंगाल का असम का स्टेट नाम था, कामरूप जाते हैं, फिर नीचे मालवा जाएंगे, बहुत जगहों पे जाएंगे, बुद्धिस्ट टेक्स्ट को देखेंगे, हीनिया टेक्स्ट को देखेंगे, नॉन हीनिया टेक्स्ट को देखेंगे, नॉन बुद्धिज्म कल्चर्स को देखेंगे, सनातन धर्म के बारे में पता करेंगे, जैनिज्म के बारे में पता करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। एंड देन जो भी चीज़ें उनको लगा कि ये चीज़ें चाइना ले जाने लायक है, तो उसको उन्होंने ट्रांसलेट भी करा था। जैसे कुछ चीज़ें पाली में लिखी गई थी, या संस्कृत में लिखी गई थी, या प्रकृत में लिखी गई थी, तो ये उसको ट्रांसलेट भी करते हैं। बहुत बड़े स्कॉलर एंड ट्रांसलेटर थे शुएनज़ांग, यानी कि हुएनसांग। हर्षवर्धन के समय में आते हैं 7th सेंचुरी एडी में। 7th सेंचुरी एडी का है या 7th सेंचुरी सी का है, बात बराबरी है। तो अब शुरुआत करते हैं लेवल 3 की। लेवल 3 में हमारे पास असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे एंड मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे, एग्जर्व्ड या सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे। होप कि आपने लेवल 2 के सारे ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया होगा एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। सही हो गलत हो, आई एम अगेन रिपीटिंग, सारे सेशन में मैं ये बताता हूँ कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इज़ वेरी कंपलसरी। अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे तो नुकसान आपका। सही हो रहा है या गलत हो रहा है, दैट इज़ नॉट द थिंग टू वरी। सही हो रहा तो भी सही है, गलत हो रहा तो भी सही है, हाँ, जब तक आप सीख रहे अपनी गलतियों से तब तक। तो लेवल 3 को शुरू करते हैं। होप कि आप इसके क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करेंगे। हियर वी हैव असर्शन में क्या है कि वी फाइंड द एविडेंस ऑफ लैंड ग्रांट्स फ्रॉम अर्ली सेंचुरी ऑफ द कॉमेरेडा। कॉमेरेडा मतलब 1st सेंचुरी सी के बाद के सदियों से हमें भूमि अनुदान के प्रमाण मिलते हैं। रीजन में क्या दिया हुआ है, कारण का स्टेटमेंट क्या है कि अग्रहार ब्राह्मण को दी गई भूमि थी जिसे करों का भुगतान करने से छूट दिया गया था। मतलब अग्रहार वॉज अ लैंड ग्रांटेड टू ब्राह्मण हु वॉज exempted to pay taxes and other dues to the king। तो दोनों ही स्टेटमेंट को पहले आपको पढ़ना है, फिर इसकी सत्यता की जांच करनी है, देन ऑप्शंस को अटेम्प्ट करना है। क्या ये पहला स्टेटमेंट जो असर्शन का है वो सही है, दूसरा भी सही है? अगर दोनों सही है तो हमें प्रोसीड करना है इस दोनों ऑप्शन को टैकल करने में। अगर दोनों में से कोई भी गलत है तो हमारा आंसर इन दोनों में से कोई हो सकता है। तो दिस इज अपॉन यू। आप पहले स्टेटमेंट को पढ़ें, उनकी सत्यता की जांच करें, देन आप देखिए क्या आपके लिए सही स्टेप होता है। सो अभिकथन जो है हमारा, अभिकथन वाला स्टेटमेंट दैट इज़ कि 1st सेंचुरी सी के बाद हमें एविडेंसेस मिलते हैं लैंड ग्रांट्स के। दिस इज़ ट्रू, ऐसा तो सही है क्योंकि 1st सेंचुरी सी के बाद ही हमें एविडेंस मिले हैं लैंड ग्रांट्स के, चाहे वो प्रभावती गुप्त की बात हो या अदर्स की बात हो। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट, अग्रहार वॉज अ लैंड ग्रांटेड टू ब्राह्मण हु वॉज एग्जेम्प्टेड टू पे टैक्सेस एंड अदर ड्यूज टू द किंग। अग्रहार एक लैंड था, एक खास प्रकार के लैंड ग्रांट को कहते थे, जो कि ब्राह्मणों को केवल दिया जाता था, जिसमें उनको एग्जम्प्ट किया जाता था किसी भी प्रकार के करों का भुगतान करने से। मतलब वो राजाओं को अब किसी भी प्रकार के करों का भुगतान नहीं करेंगे उस ज़मीन से, जो ज़मीन उनको दी गई है। उल्टा वो ज़मीन पे जो टैक्सेस उनको मिलेगा वहाँ के लोगों से, क्योंकि अब वो वहाँ के लोग सरदार हो गए, तो वो उनमें से कुछ पोर्शन अपने पास रखेंगे एंड कुछ पोर्शन राजाओं को देंगे या रानी को देंगे। सो द असर्शन एंड रीजन बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो या तुम्हारा ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो असर्शन और रीजन में कोई भी लॉजिक नहीं बैठ रहा। लैंड ग्रांट्स की एक कैटेगरी है अग्रहारा, एंड लैंड ग्रांट्स का अगर एविडेंस हमें 1st सेंचुरी सी के बाद मिलना शुरू होता है तो इसका अग्रहार से कोई कनेक्शन नहीं है। अग्रहार अगर लैंड ग्रांट ब्राह्मणों को दिया जाता था, टैक्सेस एग्जेम्प्ट किए जाते थे, दैट कुड नॉट बी द रीज़न कि इस प्रकार के एविडेंस हमें 1st सेंचुरी सी के बाद मिलना। एविडेंस ऐसा हो सकता है, रीज़न ऐसा होता है कि 1st सेंचुरी सी के बाद लैंड ग्रांट्स बहुत कॉमन हो चुके थे, क्योंकि रीजन्स अलग अलग हो सकते हैं। एग्रीकल्चर एक्सटेंड करना होगा, अपने अंदर लीडर्स तैयार करना होगा, सामंतों को खुश करना होगा, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे रहता रीजन के स्टेटमेंट में, तो हमारा जो ऑप्शन है वो ए होता। अदरवाइज द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, सही व्याख्या नहीं करता है। उसके बाद 177वें क्वेश्चन को देखिए, द राइज ऑफ महाजनपदास इज ऑल्सो टर्म्ड एज सेकेंड अर्बनाइजेशन बाय हिस्टोरियंस, की दूसरा शहरीकरण कहा जाता है किसे? महाजनपदों के उदय को। रीजन स्टेटमेंट क्या है? फ्रॉम 6th सेंचुरी BC मेनी अर्बन सेंटर्स इमर्ज्ड इन द इंडस सबकॉन्टिनेंट, मोस्ट ऑफ विच वेयर द कैपिटल ऑफ महाजनपदास, की 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से
भारतीय उपमहाद्वीप में कई केंद्रीय शहर उभर रहे हैं, अधिकांशतः जो महाजनपद की राजधानी थे। एंड 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से बहुत सारे डेवलपमेंट्स होते हैं अर्बन सेंटर्स में, एंड मेनी ऑफ विच वेयर द कैपिटल्स ऑफ महाजनपदास। अलग अलग महाजनपद, चाहे शुरसेन की बात करें, काशी की बात करें, मगध की बात करें, अवंती की बात करें, तो सबसे पहले दोनों ही स्टेटमेंट की सत्यता की जांच करनी है, ऑथेंटिसिटी की जांच करनी है, देन हमें आगे बढ़ना है। तो होप कि आप इस सवाल को बहुत ही आराम से, बहुत सोच समझ के अटेम्प्ट करेंगे। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी, पहले सत्यता की जांच करें, देन फिर आगे बढ़े। पहला स्टेटमेंट क्या है? द राइज ऑफ महाजनपद इज ऑल्सो टर्म्ड एज सेकेंड अर्बनाइजेशन। जब हमने हड़प्पा के बारे में पढ़ा था, देन आई टोल्ड यू कि हड़प्पा जो है हमारा फर्स्ट अर्बनाइजेशन है, क्योंकि वहाँ पे पहली शहर बनाया गया। उसके बाद सेकेंड अर्बनाइजेशन कब होगा? 600 BC के बाद महाजनपद के एरा में। एंड क्यों हम इसे सेकेंड अर्बनाइजेशन कहते हैं? क्योंकि, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, क्यों इसे सेकेंड अर्बनाइजेशन कहते हैं? क्योंकि ये जो महाजनपदों का उदय हो रहा था, तो हमने देखा था कि हर एक महाजनपद की अपनी कैपिटल सिटी होती थी, एंड वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलेशन रहती थी, बहुत बड़ा मार्केट होता था, उसको फोर्टिफाई करा जाता था, एंड धीरे धीरे वो जो कैपिटल सिटी है वो बड़े बड़े अर्बन सेंटर्स में डेवलप होती है। लाइक अवंती की कैपिटल उज्जैनी एक बहुत बड़ी अर्बन सेंटर बनेगी, फिर शुरसेन की जो कैपिटल मथुरा थी वो एक बहुत बड़ा अर्बन सेंटर बनेगा, फिर जो गांधार की जो कैपिटल तक्षशिला है वो एक बहुत बड़ा अर्बन सेंटर बनेगा, फिर मगध का जो कैपिटल था राजगीर, और फिर पाटलिपुत्र, वो भी बहुत बड़ा एक अर्बन सेंटर बनता है। सो दीज आर द कैपिटल्स ऑफ महाजनपदास, एंड ऐसे ही अर्बन सेंटर्स की डेवलपमेंट की शुरुआत हुई। तो रीजन का स्टेटमेंट भी सही है, एंड ये जस्टिफाई भी कर रहा है। सेकेंड अर्बनाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि महाजनपद के एरा के साथ ही जनपद में तो शहरों का कॉन्सेप्ट ही नहीं, वो अभी भी रूरल सेटलमेंट में ही रह रहे हैं। महाजनपद में जब बड़े बड़े जनपदों को मिला लिया गया, कॉन्कर किया गया, तो छोटे छोटे शहर उभर के सामने आते हैं, कैपिटल सिटी बनाई जाएगी, फिर से बहुत धन वैभव डाला जाएगा। माहिष्मती भी एक बहुत बड़ा शहर था, तो वहाँ से फिर शुरुआत होगी आपके अर्बनाइजेशन की। दैट वाज द सेकंड अर्बनाइजेशन। पहले लोगों को लगता था कि ये फर्स्ट अर्बनाइजेशन है, लेकिन जब लोगों ने हड़प्पा सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया, देन दे गेट टू नो अबाउट कि ये तुम्हारा सेकंड अर्बनाइजेशन है, इससे पहले भी एक अर्बनाइजेशन ऑलरेडी हो चुकी है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कि आर ए की व्याख्या करता है, सही व्याख्या करता है। अब यहाँ पे एक एग्जर्प्ट है, आपको पढ़ना है कि बीट नोन टू यू। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि ऑन द 12th ऑफ द ब्राइट फोर्टनाइट ऑफ कार्तिका, कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को धार्मिक पुण्य प्राप्ति के लिए इस ग्राम को जल अर्पण के साथ आचार्य चनाल स्वामी को दान दिया गया है। कितने बढ़िया शब्दों का यह सवाल करा गया है। मतलब धार्मिक पुण्य प्राप्ति के लिए, वी हैव इन ऑर्डर टू इंक्रीज आवर रिलीजियस मेरिट, कि हमें पुण्य मिलेगा, इसलिए हमने एक ब्राह्मण आचार्य को इस गांव को दान में दिया। उस आचार्य का नाम क्या है? चनल स्वामी एंड चनाल स्वामी। एंड आपको इनके आदेशों का पालन करना चाहिए। हमने देखा था कि जिसको भी लैंड ग्रांट दिए जाते थे, उनके ऑर्डर्स का पालन करना उस ज़मीन पर रहने वाले लोगों के लिए मैंडेटरी था, कंपलसरी था। एंड हम उन्हें क्या दे रहे हैं? एक अग्रहार के लिए उपयुक्त निम्नलिखित रियायतों का निर्देश भी देती हूँ मतलब ऑब्वियसली कोई फीमेल है जो यहाँ पे लैंड ग्रांट दे रही है। सो वी कन्फर ऑन हिम द फॉलोइंग एग्जम्पशन टिपिकल ऑफ अग्रहार। अग्रहार तो नहीं है, लेकिन उसके ही जैसे जो एग्जम्पशन है वो यहाँ पे आपको दिए जा रहे हैं लैंड ग्रांट के साथ, कि कोई सोल्जर या पुलिसमैन आपके इस ज़मीन में प्रवेश नहीं करेंगे, कभी आपसे कभी घास नहीं लिया जाएगा, जानवरों की खाल और कोयला के लिए आपसे वस्तुएं नहीं ली जाएंगी, आप मदिरा को खरीदने के लिए आप दारू वगैरह खरीद सकते हैं, आप नमक की खुदाई कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, फल और दूध जितनी भी चीज़ें आपको प्रोड्यूस करनी है, ट्रेड करनी है, सारी चीज़ें कर सकते हैं। एंड आपके भीतर इस गांव का दान, इसके भीतर की संपत्ति और बड़े छोटे सभी करों के सहित किया गया है। हिडन ट्रेजर्स एंड डिपॉजिट, मतलब हमने दान दे दिए तो सारी चीज़ें इसके अंदर चनाल स्वामी के अंदर आ गई। अब कल हो कि कुछ भी यहाँ पे होता है तो चनाल स्वामी के अख्तियार में वो चीज़ें आएंगी। जो भी चीज़ें, मान लो कल हो कि यहाँ पे बहुत कोयला के या सोना का डिपॉजिट मिलता है, गोल्ड का डिपॉजिट मिलता है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज द पोजीशन ऑफ चनाल स्वामी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें उनको सर्वस्व दान में दे दिया गया है आपको। एंड इसको उत्कीर्ण किसने करा है? इस इंस्क्रिप्शन को चक्रदास नाम के कार्वर ने इसको उत्कीर्ण करा है। राज्य देश को 13वें राजवर्ष में लिखा गया है, रिटर्न इन 13th रीजनल ईयर, मतलब शायद जो रूलर है वो अपने 13वें शासनकाल में होंगे, मतलब उसके शासनकाल को 13 वर्ष हो चुके होंगे। पहले आपको ये बताना है कि हियर द डोनर ऑफ लैंड ग्रांट इज, भूमि अनुदान का दाता कौन है? क्या हर्षवर्धन है, क्या प्रभावती गुप्त है, क्या समुद्रगुप्त है, या रुद्रसेन है? ऑब्वियसली एक महिला थी तो ये प्रभावती गुप्त ही होंगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन हो जाता है। एंड प्रभावती गुप्त शायद अपने रूल के, एंड आपको ये आश्चर्य लग रहा होगा कि प्रभावती गुप्त रूल कैसे करती है। तो चूँकि इनकी शादी तो हुई थी रुद्रसेन सेकंड से, लेकिन रुद्रसेन सेकंड की बहुत जल्दी मृत्यु हो जाती है। तो इनका जो लड़का था इन दोनों का, वो बहुत माइनर था, छोटा था, तो इसके गार्डियन के तौर पे वो रूल करती है। एंड बहुत दिनों, तकरीबन 20-21 सालों तक ये कर्नाटका किंगडम को रूल करेंगी, एंड बहुत पीसफुली रूल करती है। तो उसी दौरान शायद इनका 13वां शासनकाल का साल रहा होगा जब इन्होंने इस विलेज को दान में दिया है चनाल स्वामी को। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी द प्रभावती गुप्त, ऑप्शन बी
इसके बाद में द फॉलोइंग कुड नॉट बी द रीजन ऑफ लैंड ग्रांट। अब ये जो सोर्स है ये लैंड ग्रांट से रिलेटेड है, लेकिन क्वेश्चन हमने इनडायरेक्टली लैंड ग्रांट से रिलेटेड पूछा, उस सोर्स से रिलेटेड नहीं है, लेकिन चूंकि इसमें लैंड ग्रांट को हाईलाइट करा गया तो हमने इसमें क्वेश्चन पूछा है लैंड ग्रांट से रिलेटेड, इनडायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द सोर्स कि लैंड ग्रांट के बारे में कौन सा रीजन सही नहीं, कि भूमि अनुदान करने का कारण इसमें से कौन सा नहीं हो सकता। क्या कृषि का विस्तार करना नहीं हो सकता, क्या सहयोगियों को जीतना नहीं हो सकता, क्या गरीबों के कल्याण के लिए लैंड को ग्रांट में देना नहीं हो सकता, क्या श्रेष्ठता का दावा करना ये कारण नहीं हो सकता। इसके भी जो इसका भी जिक्र है वो आपकी किताब में है, एंड इसके भी बारे में हमने बहुत अच्छी डिस्कशन करी है वन शॉट लेक्चर में। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स का जो वन शॉट लेक्चर उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देंगे। बहरहाल हमने एक पूरी प्लेलिस्ट ही बनाई है जिनमें जाके आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं, शुरुआत से ब्रिक्स बीट्स एंड रूल्स से लेके जो आखिरी चैप्टर आपका फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन उसको। तो कृषि का विस्तार करना वॉज वन ऑफ द रीज़न, एक कारण हो सकता है, क्योंकि कृषि का विस्तार जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा राज घराने को। सहयोगियों को जीतना, ऑफन जब ये सामंत बगावत करने लगते थे तो उनके अंदर ज़मीनों को उनको दान में दे दिया जाता था, तो ये भी एक कारण हो सकता है। फिर श्रेष्ठता का दावा करना, सुपीरियरिटी क्लेम करना, तो सुपीरियरिटी क्लेम करना भी एक रीज़न हो सकता है कि जितना, जैसे अभी देखा ना हमने कि प्रभावती गुप्त क्या कह रही है, अपने रिलीजियस मेरिट को बढ़ाने के लिए, पुण्य के दावे को मजबूत करने के लिए कि हमारा जो मुकाम है वो उधर बुलंद है ऊपर जन्नत में। सो टू क्लेम द सुपीरियरिटी, श्रेष्ठता का दावा करने के लिए कि हम बाकियों से बहुत श्रेष्ठ हैं एंड बहुत उदार दिल हैं, इसके लिए भी ये लैंड ग्रांट दे जा सकते हैं। लेकिन कहीं पे भी लैंड ग्रांट में पुअर गरीबों को बेनिफिट करने की बात नहीं आती है। ऐसे लोगों को ज़मीनें दान में दी जा रही हैं जिनसे कोई काम ले सके, अंपायर जिनसे जो अंपायर है वो कोई काम ले सके, जो अपने अंदर आर्मी मेंटेन करे, पैसा कमा के दे, लेकिन सीधे किसी गरीब को हमने सड़क से उठा के उसको ज़मीनें दान में दे दी, ऐसा एग्जाम्पल हमें कहीं नहीं मिलता। तो ये जो है एक रीज़न नहीं है। टू बेनिफिट द पुअर वॉज प्रोबेबली नॉट वन ऑफ द रीज़न बिहाइंड द लैंड ग्रांट्स। बाकी सारी चीज़ें हो सकती है रीज़न की, एग्रीकल्चर एक्सटेंड करना है क्योंकि टैक्सेस मिलेंगे, पैसा आएगा, अलाइज विन करना ज़रूरी है, नहीं तो अंपायर डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, सुपीरियरिटी क्लेम करना ज़रूरी है ताकि जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, बाकी के जो रूलर्स हैं, उनसे हम अपनी श्रेष्ठता दिखा सकें कि हमने इतना ज़्यादा लैंड ग्रांट किया है, आपने क्या किया। उसके बाद 180वें क्वेश्चन पे आते हैं, इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन पे। यहाँ पे कहा गया कि ये जो ए नाम का प्लेस है दैट इज़ वेरी फेमस पोर्ट सिटी इन द अर्ली हिस्टोरिक पीरियड, एक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध बंदरगाह शहर था जहाँ से जो ट्रेड है वो बंगाल की खाड़ी के थ्रू साउथ ईस्ट एशिया में होता था। आपको इस जगह का नाम बताना है, एक पोर्ट सिटी है एंड ट्रेड यहाँ से बहुत ज़्यादा होता था। क्या ये ताम्रलिप्ति है, क्या ये तोसाली है, क्या ये शिशुपालगढ़ है, क्या ये पुहाड़ है? क्या ये ताम्रलिप्ति है, शिशुपालगढ़ है, तोसाली है या पुहाड़ है? सबसे पहले आपको ये पता करना है कि ये किस स्टेट में है। इससे आप बहुत सारे ऑप्शंस को इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे पहला जो ऑप्शन है दैट इज ताम्रलिप्ति, तो ताम्रलिप्ति यकीनन एक पोर्ट सिटी होती थी एंड बहुत ज़्यादा ट्रेड होता था बंगाल की खाड़ी के थ्रू, लेकिन ये बंगाल में पड़ती थी। सो ताम्रलिप्ति कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर। तोसली भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी थी लेकिन वो उड़ीसा में पड़ती थी। शिशुपालगढ़ भी इंपॉर्टेंट सिटी था लेकिन वो उड़ीसा में पड़ता था ये भी। एंड पुहाड़ हमारा जो है तमिलनाडु में एक सिटी पड़ती थी, पोर्ट सिटी, जहाँ से बहुत भारी मात्रा में मदुरई के सिल्क, टेक्सटाइल, फाइन पर्ल्स वगैरह साउथ ईस्ट एशिया जाते थे। फिर श्रीलंका के थ्रू, एडेबियन सी के थ्रू भी ये चीज़ें जो है मेडिटेरेनियन होकर रोमन एम्पायर को एक्सपोर्ट की जाती थी। सो पुहाड़ वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोर्ट सिटी ऑफ तमिलनाडु अर्ली हिस्टोरिक पीरियड की अगर हम बात करें तो। यहाँ पे ए से जिस प्लेस को मार्क किया गया है दैट इज बेसिकली द पुहाड़ दैट वाज लोकेटेड इन तमिलनाडु एंड दैट वाज वेरी फेमस पोर्ट सिटी इन अर्ली हिस्टोरिक पीरियड। जैसे जो बहुत सारे जहाज हैं वो साउथ ईस्ट एशिया जाया करते थे, तमिलनाडु के सामानों को लेके, कर्नाटक के सामानों को लेके, केरला के सामानों को लेके, पूरी की पूरी तमिलनाडु टेरिटरी के सामानों को लेके। So these were the 20 क्वेश्चन इन दिस फोर्थ सेशन। होप कि आपने इसको एंजॉय करा होगा एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, हैव अ ग्रेट डे। एंड अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे देन प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड इस वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं। एंड आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो मेक श्योर दैट यू द सब्सक्राइब बटन एंड डू रिकमेंड अस विद योर फ्रेंड्स टू। आप अपने दोस्तों के बीच भी हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं बिकॉज वी आर पुटिंग सो मच एफर्ट्स। हम बहुत सारी चीज़ें अब करने वाले हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज़ रिकमेंड अस विद इन योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।